हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन तक। आज हम लोग फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक देखेंगे और पढ़ेंगे। इस लेक्चर को या इस वीडियो को वो सभी लोग देख सकते हैं जो इंडियन पॉलिटी उनके किसी भी एग्ज़ाम में या किसी भी तरह से आ रहा हो, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। आज ये लेक्चर 8 है। इसके पहले हमने सारे टॉपिक पर लेक्चर 1 से लेकर 7 तक बनाया हुआ है। आर्टिकल 119 के पहले अगर आपको आर्टिकल 18 तक का प्रीएम्बल, बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये सब देखना है तो आप लोग आर्टिकल लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 8 तक 7 तक देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 19, सबसे पहला बात, आर्टिकल 19 से लेकर 22 को राइट ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी जानते। हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में पूरे फंडामेंटल राइट को 6 पार्ट में बांटा था। ये सेकंड पार्ट, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, राइट टू फ्रीडम एंड लिबर्टी। तो आर्टिकल 19 क्या कहता है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है और भी बहुत सारे हैं, ETC इसलिए लिखा हुआ है। जैसे कि आपको कहीं पर असेंबल होने का अधिकार है कि आप एक जगह जमा हो सकते हैं विदाउट आर्म्स। अगर आपके पास आर्म है तो आप एक जगह असेंबल नहीं हो सकते विदाउट असेंबल। राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, सिटीजन कैन मूव फ्रीली इन एनीवेयर इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया। बट हर जगह आपको कुछ ना कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन देखेंगे। तो हम लोग इसी में आर्टिकल 19(1)(a) से लेकर टू 19(1)(g) तक देखेंगे। ठीक, इसमें 19(1)(f) जो अब रिमूव कर दिया गया, वो पहले प्रॉपर्टी को लेकर के था बट वो अब रिमूव हो चुका है। ठीक, तो चलिए देखते हैं आर्टिकल 1(a) क्या कहता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको बोलने का अधिकार है, साथ में एक्सप्रेशन, कुछ भी आप बोल सकते हैं और साथ में एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट क्या है, कुछ रिस्ट्रिक्शन है। वैसा कोई भी वर्ड, कोई भी चीज़ आप नहीं बोल सकते हैं जो कि भारत के सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को भंग कर रहा हो। क्या, वैसा कोई भी वर्ड या कोई भी सेंटेंस नहीं बोल सकते जो भारत के सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को भंग कर रहा हो, जो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को भंग कर रहा हो, फ्रेंडली रिलेशन अगर है किसी और कंट्री के साथ उसको भंग कर रहा हो। अगर आपको पब्लिक ऑर्डर निकाला गया है तो उस टाइम आपके पास रिस्ट्रिक्शन है। डिफेमेशन, किसी को अपमान करने के लिए आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। किसी को किसी अपराध के उकसाने के लिए आप कुछ भी नहीं बोल सकते। इंसिटमेंट टू एन ऑफेंस, किसी को आप उकसा रहे हैं किसी अपराध के लिए तो आप वैसा कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो ये कुछ ना कुछ आर्टिकल 19(1)(a) के साथ आपके पास रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आते हैं। आर्टिकल 19(1)(b), आप असेंबल तो हो सकते हैं किसी भी जगह विदाउट आर्म, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म। बट उसमें भी दो चीज़ है कि सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और अगर पब्लिक ऑर्डर कुछ निकला हुआ है कि आप इस जगह असेंबल नहीं हो सकते, इसमें नहीं हो सकते हैं। कुछ एरिया वैसे होते हैं जहाँ पर आप असेंबल नहीं हो सकते हैं। आर्टिकल 19(1)(c) क्या कहता है, आप एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। बट इसमें भी सेम है, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को आपको ध्यान रखना पड़ेगा और साथ में पब्लिक ऑर्डर एंड मॉनिटरी को। इसमें आपका राइट टू स्ट्राइक पार्ट नहीं आता कि आप एक यूनियन बनाए और साथ में उसके बाद स्ट्राइक कर दिए, तो राइट टू स्ट्राइक नहीं आता है। 91(d) क्या है कि आप कहीं पर भी फ्रीली मूव कर सकते हैं थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप भारत में कहीं पर भी किसी भी जगह मूव कर सकते हैं और साथ में आप कहीं पर भी भारत में रह सकते हैं, रिसाइड कर सकते हैं और सेटल हो सकते हैं इन एनी पार्ट टेरिटरी ऑफ द कंट्री। आप भारत के टेरिटरी जो बाउंड्री है, कहाँ नॉर्थ में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इधर गुजरात से लेकर उस साइड आंध्र प्रदेश किबिटू जो लास्ट पॉइंट आता है। टोटल गुजरात में सरक्रीक ये लास्ट पॉइंट है और उधर अरुणाचल प्रदेश में किबिटू, उस लास्ट पॉइंट तक आप भारत में कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, सेटल हो सकते हैं। बट इन दोनों में कुछ ना कुछ रीजनल रिस्ट्रिक्शन आता है। क्या आता है कि इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट प्लस मेन चीज़ ये है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। कुछ भी ऐसा एरिया जो प्रोटेक्शन में है, शेड्यूल्ड ट्राइब प्रोटेक्शन में है, जैसे कि एक आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार में, वहाँ किसी भी पर्सन का जाना ही मना है। ऐसा आपको नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत जगह प्लेस मिल जाएंगे कि आप वहाँ पर जाकर के रह नहीं सकते क्योंकि वो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व है। कुछ प्लेसेस झारखंड में भी है, बहुत जगह है जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए अगर प्लेसेस
रिजर्व है तो आप वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। कुछ जगह ऐसा होगा कि आप खाली घूम सकते हैं जा करके, बट वहाँ जाके रह नहीं सकते हैं। पहले ऐसा जम्मू कश्मीर में था कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ जाके घूम सकते थे, वहाँ पर कोई भी सेटल नहीं कर सकता था। बट आफ्टर आर्टिकल 317 जब जम्मू एंड कश्मीर को पूरी तरह से भारत में मिलाया गया, तो अब वहाँ पर कोई भी जाकर के ज़मीन भी खरीद सकता है। ठीक, ये हो गया आर्टिकल 1। अब आर्टिकल 1G कि ये कहता है कि आप किसी भी तरह के ट्रेड एंड प्रोफेशन को फॉलो कर सकते हैं। आर्टिकल 1G, यू कैन फॉलो एनी प्रोफेशन, एनी ऑक्यूपेशनल ट्रेड और बिजनेसेस, बट इसमें क्या रिस्ट्रिक्शन है, मेन वाला ये प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन। सपोज आप इंजीनियर है और काम आपको चाहिएगा डॉक्टर वाला, तो वो पॉसिबल नहीं है। और सेकेंड चीज़, मोनोपोलिस्ड बाय द स्टेट, वैसा चीज़ जो कि सिर्फ स्टेट ने कहा कि इस काम को सिर्फ हम कर सकते हैं और कोई नहीं, तो आप उस ट्रेड या बिजनेस को नहीं कर सकते। जैसे कि एटॉमिक एनर्जी का काम सिर्फ स्टेट कर सकता था, बट अभी उसमें भी कुछ ना कुछ न्यू रूल ऐड हो चुके हैं, जिसमें कि अब प्राइवेट सेक्टर भी एंट्री कर सकते हैं कुछ हद तक। तो उसी तरह है, अगर कुछ चीज़ अगर जैसे कि पहले कंप्लीट रेलवे गवर्नमेंट के अंदर था, बट अभी भी रेलवे में जो बेसिक काम है वो पूरा गवर्नमेंट में ही देखती है, उसमें प्राइवेट सेक्टर एंट्री नहीं कर सकते हैं। उसी तरह आर्टिकल 19 एंड 14 को इंश्योर करता है रूल ऑफ लॉ से चले। अब आर्टिकल 20 देखेंगे। आर्टिकल 20 में क्या क्या चीज़ देखेंगे, उसमें आर्टिकल 21 में देखेंगे एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, जिसमें कि ऐसा कोई भी सपोज मैंने कोई जुर्म किया था, ठीक, बट उसके लिए कोई लॉ नहीं बना हुआ है, तो हमको उसके लिए सज़ा नहीं मिल सकता है। इट मीन्स अगर उसके लिए कोई रूल ही नहीं बना हुआ है और रूल बना और मैंने उस रूल बनने के पहले वैसा कोई काम किया था, तो हमको उस रूल बनने के बाद उस काम के लिए सज़ा नहीं दिया जाएगा। ये होता है आर्टिकल 21। फिर आर्टिकल 20 का पार्ट 2 डबल जियोपार्डी, मतलब कि किसी एक पर्सन को एक चीज़ के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती है। सपोज अगर आपका जो भी मोटरसाइकिल चलाते होंगे, अगर आपका दिन में एक बार चालान कट चुका है तो आपका फिर से चालान नहीं कट सकता है। ये ऑफलाइन चालान की बात करें, कैमरे वाले चालान का नहीं। तो दिन में सिर्फ आपका एक ही बार ही चालान कट सकता है। ठीक, एक अब आर्टिकल 23 सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि वो खुद का गवाही जनरली अपने लिए वो नहीं दे सकता है कि हाँ हमने ही ये काम किया है, तो वो वैध नहीं होता है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं माना जाता है ओनली इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग में। ठीक, तो आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्वेंशंस फॉर ऑफेंस, कोई भी जुर्म के लिए आपको क्या क्या प्रोटेक्शन मिले हुए हैं वो। और हाँ, आर्टिकल 20 एंड 21 इमरजेंसी के दौरान भी लागू रहते हैं। इमरजेंसी के दौरान का मतलब, सपोज इंडिया में किसी भी तरह का इमरजेंसी लगा हुआ, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, एक्सटर्नल इमरजेंसी हो, और उस इमरजेंसी में ऐसा रूल पास कर दिया गया है बाय द प्रेसिडेंट कि आपके सारे फंडामेंटल राइट भी अब खत्म हो गए। यहाँ पर फंडामेंटल राइट खत्म होने का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन से वो पेज फाड़ कर नहीं फेंक दिया गया। आप उस टाइम उस चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। उस पीरियड में, जिस पीरियड में आपका फंडामेंटल राइट सस्पेंड किया गया है, सस्पेंड होता है ना कि ख़त्म होता है, तो सस्पेंड हुआ है, तो उस टाइम आप उस चीज़ के लिए किसी भी कोर्ट में जा कर के आप अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते हैं। बट अगर 20 एंड 21 होता है तो आप उस टाइम भी इसके लिए कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 20 एंड 21 ये दोनों आर्टिकल इमरजेंसी के टाइम में भी आपके फंडामेंटल राइट है। आप इस चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, तो 21 क्या कहता है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमिटमेंट ऑफ टाइम। अगर वैसा कोई भी क्राइम या कन्विक्ट मैंने वायलेशन ऑफ लॉ किया है, बट उस टाइम तक उस चीज़ के लिए कोई भी रूल नहीं था, तो हमको उसके लिए कोई भी सज़ा नहीं दिया जाएगा एट द टाइम ऑफ कमिटमेंट ऑफ टाइम। ठीक, सेकेंड है आर्टिकल 22, नो डबल जेनोपार्डी, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वन। आप सेम काम के लिए 2 बार किसी व्यक्ति को पनिश नहीं कर सकते हैं। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो पर्सन शैल बी एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपाइल्ड टू दी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। हम अपने विरुद्ध कुछ भी नहीं बोल सकते ओनली इन ये क्रिमिनल केसेस में। ठीक,
अब आर्टिकल 21 ये राइट टू लाइफ था, और अब तक जो भी सबसे ज़्यादा व्याख्या, सबसे ज़्यादा जजमेंट आया है, आर्टिकल 21 में बहुत सारी चीज़ इंक्लूड कर दिए गए हैं। अब तक जितना भी आप लोग पढ़िएगा, आर्टिकल 21 में बहुत सारे आर्टिकल को ऐड कर दिया गया है। बहुत मतलब कि आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ, आपकी ज़िंदगी से जो भी चीज़ आ सकता था तो वो आर्टिकल 21 में ऐड कर दिया गया। आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ, राइट टू फूड, राइट टू क्लीन वाटर, राइट टू प्रिवेसी, राइट टू फॉरेन ट्रैवल, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, मतलब कि आर्टिकल 21 में बहुत कुछ ऐड कर दिया गया है। बट इसमें अमेंडमेंट के तहत नहीं, ये इम्प्लिसिट प्रोविज़न और एक है एक्सप्लिसिट प्रोविज़न। तो इम्प्लिसिट प्रोविज़न के तहत इसमें बहुत सारी चीज़ को ऐड कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। कोई भी आदमी जो भी प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है उसके अलावा किसी भी पर्सन का लाइफ नहीं छीना जा सकता है। और फिर मेनका गांधी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 एक केस हुआ, उसमें कहा गया जो प्रोसीजर है वो बाय लॉ के तहत या फिर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ क्या है? इट मीन्स जो पहले से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है उसको हम लोग यहाँ पर इस्टेब्लिश बाय लॉ कह सकते हैं। और जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट के परिभाषा जो कि इट मीन्स यहाँ पर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट पहले देख लेते, प्रोविजन मेनली बात हो जाएगा। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इट मीन्स इम्प्लिसिट प्रोविजन, इट मीन्स ये कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से नहीं था, इसको सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या से ऐड किया गया है। ठीक, देखिए यहाँ पर दोनों का प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, इट मीन्स ये कहाँ से, जापान से इंस्पायर्ड हुआ है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, पहले से हो या फिर अमेंड करके डाला गया हो। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। और ये कैसा है? इम्प्लिसिट प्रोविजन है और ये न्यायालय की व्याख्या से आता है। ठीक, अब एक किसी में आता है कि राइट टू डाई, किसी को अगर मरना है तो वो उसका फंडामेंटल राइट है या नहीं है। तो एक केस हुआ पी पृथ्वीरामन केस 1994 में, इसमें कहा गया कि फंडामेंटल राइट है राइट टू डाई, बट अगेन कोर केस 1996 में राइट टू डाई को फंडामेंटल राइट घोषित नहीं किया गया। अब उसी में राइट टू डाई में दो चीज़ आता है, एक आता है पॉजिटिव इंथुसिया और एक आता है एक्टिव इंथुसिया। ये लीगल है और ये इंडिया में फॉलो नहीं होता है। अगर कोई भी पर्सन लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर जीवित है, कोई भी पर्सन, एनी पर्सन लिव ऑन ए लाइफ सिस्टम सपोर्ट, तो वो डेथ मतलब कि उसको मरने का अधिकार उस टाइम है अगर वो लाइफ ऑफ सिस्टम पर है। बट अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में है बट उसको बचाया जा सकता है तो उसको मरने का अधिकार नहीं है, और ये इंडिया में नहीं है। पॉजिटिव में बहुत सारे जगह इसको बहुत सारे कंट्री में इसको भी माना जाता है, बट इंडिया में ये वैलिड नहीं है। इंडिया में सिर्फ ये कि वो सिर्फ लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हो और ये लीगल इंडिया में, और ये लीगल इंडिया में नहीं है। ठीक, अब इम्प्लिसिट प्रोविजन में क्या क्या ऐड किया गया? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, राइट टू फॉरेन ट्रैवल, आपको विदेश घूमने का अधिकार है, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, ये सब कुछ मेनका गांधी के 1978 में दिया गया। और क्या क्या चीज़ आता है? आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी, ये आपको पुट्टा स्वामी के 2017 से दिया गया। और क्या क्या? राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, राइट टू इंटरनेट, राइट टू फूड, राइट टू क्लीन वाटर, ये सब कुछ आपको आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ में इंक्लूडेड मिलता है। ये सब कुछ टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा
जजमेंट में दिया गया है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा अब तक कोई भी चीज़ ऐड हुआ है तो आर्टिकल 21 में बहुत सारी चीज़, और आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 को गोल्डन ट्रायंगल भी कहते हैं। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, ये कब ऐड हुआ? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002। इसमें कहा गया कि 6 से लेकर 14 साल बच्चे को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ये देना जरूरी है। ये कब आया? 2002 में। इसका एजुकेशन एक्ट कब बना? 2009 में, और इसको एग्जीक्यूट कब किया गया? 2010 में। अब आर्टिकल 22, ये लास्ट आर्टिकल रहेगा आज का। इसके बाद हम लोग पहले इसको देख लेते हैं। प्रोटेस्ट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन अ सर्टेन केस, अगर आपको अरेस्ट कर लिया जाता है, अगर आपको डिटेन कर लिया जाता है तो आपके पास क्या क्या चीज़ है। अगर आपको ऑर्डिनरी लॉ के तहत अरेस्ट किया जाता है, इट मीन्स आपको सबसे पहले पुलिस इन्फॉर्म करेगा कि आपको किस चीज़ के लिए लेके जाया जा रहा है, कौन से कानून के तहत आपको लेके जाया जा रहा है, और 24 आवर के अंदर आपको वो मतलब कि वो मजिस्ट्रेट में के सामने शो करना पड़ेगा। बट 24 आवर, विद इन 24 आवर इट मीन्स वर्किंग डेज। और टाइम ट्रैवल इसमें इंक्लूड नहीं रहता है, कितना देर आप इंक्लूड किए वो नहीं है, और मतलब कि वर्किंग डेज होना चाहिए। अगर सपोज आपको अरेस्ट सैटरडे को किया गया है, ठीक, तो ऐसे में तो आपको संडे को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने लेकर के जाना चाहिए था, बट वो संडे को लेकर नहीं जाता है, क्योंकि संडे वर्किंग डे में जनरली नहीं आता है। ठीक, तो वो आपको मंडे को लेकर के जाएगा 48 आवर में। और प्रिवेंटिव लॉ, इसमें आपको शक के आधार पर कि आप ये काम करने वाले थे, आपको इस काम से बचाने के लिए 3 महीने तक के लिए आपको वो अरेस्ट करके रख सकता है मैक्सिमम, और ये एक्सटेंड भी हो सकता है, बट ऑन द एडवाइस ऑफ एडवाइजरी बोर्ड को। मतलब इट मीन्स एक एडवाइजरी बोर्ड बनेगा, और अगर आपको शक के आधार पर अरेस्ट किया गया है तो अब इसी में बहुत सारे मतलब कि वो बेल, सपोज ये सब एक्स्ट्रा है कि अगर आपको बेल चाहिए तो बेल 3 तरह का होता है। एक होता है रेगुलर बेल, एक होता है इंटरिम बेल, और एक होता है एंटीसिपेटरी बेल। रेगुलर बेल जैसे कि आप अरेस्ट होकर के गए, आपका कस्टडी हुआ, आपने फिर बेल के लिए अप्लाई किया, रेगुलर बेल। इसमें सिंपल पहले आप अरेस्ट होते हैं, फिर आप बेल के लिए अप्लाई करते हैं, अप्लाई फॉर बेल। एक होता है इंटरिम बेल, और एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल में क्या होता है कि आपको लग रहा है कि आपको इस चीज़ के लिए पुलिस अरेस्ट कर सकती है, तो आप कोर्ट में जा कर के पहले ही आप अपना बेल ले लें। ठीक, और आपको एंटीसिपेटरी बेल तभी मिलेगा कि आप पर पहले से किसी भी तरह का केस नहीं चल रहा हो, तभी आपको एंटीसिपेटरी बेल मिलेगा। और इंटरिम बेल में वही होता है कि आपके पास कोई ऑनगोइंग सेशन चल रहा हो, आप उस टाइम बेल ले लें। ऑनगोइंग सेशन में, ऑनगोइंग सेशन हो रहा हो, आपने तब बेल लिया। ठीक, और एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है कि पहले से ही आप रेडी है बेल लेकर के, आपको अनुमानित है कि हमको इस केस में फंसाया जा सकता है, और आपने बेल ले लिया। और आपको बेल भी छोटे छोटे मामलों में, मैनर ट्रैफिक वायलेशन हुआ, सिंपल असोल्ट है, और कुछ प्रॉपर्टी ऑफेंस है, वो सब चीज़ के लिए बेल मिलता है। बट कुछ चीज़ ऐसे है जिसके लिए आपको बेल नहीं मिल सकता, जैसे कि आपने मर्डर किया हो, रेप किया हो, किडनैपिंग किया हो, तो उस सब केस में आपको बेल नहीं मिल सकता है। बट अगर आप सिंपल कुछ भी करते हैं तो आपको बेल मिल जाता है। ठीक, और बेल कौन करता है? तो मजिस्ट्रेट जो है आपका बेल करता है, या फिर आप कोर्ट से भी बेल ले सकते हैं, और ये भी आपका फंडामेंटल राइट है। और भी इसमें बहुत कुछ इंक्लूडेड है, जैसे कि
एक चीज़ आता है प्रोटेक्शन इन केस ऑफ अरेस्ट। आप किस ये तो हम लोगों ने देखा कि आपने किस ग्राउंड पर, और इसमें एक आता है कि आपने अगर कोई UAPA वैलिड ड्यू प्रोसेस किया हो। और UAPA क्या है? तो UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, UAPA, जिसमें कि आपको नेशनल सिक्योरिटी, इंडिविजुअल डेजिग्नेशन, इट मीन्स उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉ था बेल के लिए। बट इसमें सुप्रीम कोर्ट का वाक़या आया कि आर्टिकल 22 के तहत और फिर राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत आप किसी को भी इसी तरह UAPA के तहत अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक सिंपल इन्वेस्टिगेशन करके। इट मीन्स UAPA क्या था? इसमें यह था कि आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती थी अगर इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की बात आती है, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। बट और इसमें क्या था, बेल के जो नॉर्म्स थे बहुत ही सख्त थे, बहुत ही टाइट थे बेल नॉर्म्स। वेरी टफ। बट सुप्रीम कोर्ट ने का जजमेंट आया कि आप किसी को भी UAPA के तहत अरेस्ट नहीं कर सकते और उसको इस तरह से बेल नहीं कर सकते जब तक आपने उस पर पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन और एक कंप्रेसिव डॉक्यूमेंट तैयार नहीं किया हो। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस पर कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन प्लस कंप्रेसिव उसका पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ेगा। ये आपका आ गया UAPA, जो कि आर्टिकल 22 का मेन फंक्शन, इसके वजह से आपको सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अब नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे आर्टिकल 23, 24, 20, मतलब कि कल अप्रोक्स नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग का फंडामेंटल राइट पूरा ख़त्म हो जाए। जैसे कि आर्टिकल 23 प्रोटेक्शन ऑफ टैरिफ इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, आर्टिकल 26 है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, आर्टिकल 27 फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड प्रमोशन, आर्टिकल 29 और 30 कहता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। आर्टिकल 32 के तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये कल हम लोग का रहेगा कि हम लोग आर्टिकल 23 से लेकर कंप्लीट आर्टिकल 32 एंड 33, 34, 35 फंडामेंटल राइट कल हम लोग का कंप्लीट हो जाए नेक्स्ट लेक्चर नंबर 10 में। थैंक यू।